हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 144 बीएनएसएस, जिसका पुराना नाम था 125 सीआरपीसी। ये दोनों इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका केस 125 सीआरपीसी में ही चल रहा है और जो नए केस आ रहे हैं वो 144 बीएनएसएस में आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंतर्गत अभी परसों ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने क्या किया था, एक पिटीशन भेजी कि मेरे पास ये मेंटेनेंस की पिटीशन आई है जिसके अंदर 20 से 22 पॉइंट लिखे थे। अब उन 20-22 पॉइंट में बहुत सारे आरोप लड़की के द्वारा लगाए गए थे और लगभग हर एक आरोप के अगेंस्ट उनके पास एविडेंस थे। तो उनका जो मेनली बात करने का मुद्दा था वो ये था कि सर अब मेरे को इसमें रिप्लाई देने के लिए बोला जा रहा है और मुझे अगली डेट पे इसमें रिप्लाई फाइल करना है। तो जब मैं रिप्लाई फाइल करूंगा तो वो रिप्लाई मुझे कैसे फाइल करना है, क्योंकि मेरे पास तो उसकी हर एक चीज़ का सबूत है। तो उस रिप्लाई में मैं उन चीज़ों को कैसे फ्रेम करूं। तो अब क्या था कि लड़की ने कोई आरोप लगाया, उनके पास किसी की रिकॉर्डिंग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो हमने उनको ये बोला कि इसमें आप एक पैरा पढ़ो, जो कि इसका आखिरी पैरा था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इस बंदे की इनकम 4.5 लाख रुपए महीना है और मेरे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए। ये लास्ट पैरा था जो उसकी प्रेयर थी, 1 लाख रुपए महीना। जो उसने इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी वो भी यही थी कि 1 लाख रुपए महीना उसको चाहिए। अब जो उनका डिस्कशन था, उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया पहले रिप्लाई पे कि ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, कैसे वैसे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ भी। अब बात आती है जब हम आखिरी पॉइंट पे पहुंचे तो मेरा सजेशन उनको ये था कि आपने इतना सब लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो आखिरी पॉइंट है इस पर आप फोकस कर लीजिए और बाकी जितना भी हमारा डिस्कशन है उसको भूल जाइए। क्योंकि वो जो डिस्कशन है कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या लगाएंगे, उनका है कोई मतलब नहीं है। मेंटेनेंस केस में ये जो एक पॉइंट लास्ट इसने लिखा है कि आपकी 4.5 लाख रुपए की इनकम और 1 लाख रुपए से महीना चाहिए, इस पार्ट को हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है। बाकी तो कुछ नहीं है। अगर उसने 20 पॉइंट में आप पे आरोप लगाए हैं, आप 20 पॉइंट को डिनाई कर दीजिए कि जो भी उसने लिखा है गलत है, ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं, उतना ही सफिशिएंट है। और अगर प्रूफ देने की नौबत भी आएगी तो एक पैराग्राफ उसमें जोड़ दीजिए या हर एक उसके लाइन में जहां आपके पास प्रूफ है उस स्टेंजा में लिख दीजिए कि इसके पर्याप्त साक्ष्य आपके पास हैं और जरूरत पड़ने पर आप न्यायालय में दाखिल करेंगे। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता मेंटेनेंस केस में देने की जरूरत है। अब आप आ गए सीधा लास्ट में, कहां पर आ गए, जहां वो पैराग्राफ था। अब इस पैराग्राफ के संबंध में हमने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए है। बोले नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरी इनकम तो कम है, 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी है। और बाकी जो इसने दिखा रखी है उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन बना रखा था। तो मैंने उनसे पूछा ये एक्सप्लेनेशन कैसा है। बोला नहीं, ये ऐसा है कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, वो प्रॉपर्टी हमारे पास आई, उसमें खेती होती है, खेती से इतना पैसा आता है। मैंने कहा बैंक में आता है। बोले नहीं, बैंक में नहीं आता। मैंने कहा तो क्यों बना रखी है आपने इसकी एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ रिकॉर्ड पे है ही नहीं, जो प्रॉपर्टी प्रॉपर आपके नाम पे भी नहीं है, जो खेती का काम आप करते ही नहीं हो, उसकी इनकम क्यों बता रहे हो। तो ये इस प्रकार की गलतियां लोग करते हैं। भाई आप नौकरी करते हो, वहां से आपको इनकम आती है, वही तो आपकी इनकम हुई। अब फादर की कोई प्रॉपर्टी थी, उनकी डेथ हो गई, उसका हो सकता है शेयर आपको मिले, उसमें खेती होती है, वहां से कोई इनकम आती है, वो आपके परिवार की इनकम है। उसके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप तो सिंपल डिनाई करो कि हमारी ऐसी कोई इनकम नहीं है, मेरी सैलरी के अलावा मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। सिंपल समझ गए। तो एक बात हमने उनको ये कही। दूसरा हमने कहा कि इसी पैराग्राफ में जब आप ये सब चीज़ लिखो तो ये भी मेंशन करो कि अगर आप कहीं पे कोई रेंट देते हैं, अगर आप कोई लोन की ईएमआई पे करते हैं, यदि आपकी कोई और लाइबिलिटी है, यदि आपके ऊपर माता पिता निर्भर हैं, यदि आपको कोई मेडिकल इशू है, यदि आपके डिपेंडेंट को कोई मेडिकल इशू है, तो सबको इसी पैराग्राफ का पार्ट बनाओ। मतलब उसने इस पैराग्राफ में आपकी इनकम बोली और हम इस पैराग्राफ में क्या बोलेंगे, अपनी सही इनकम बताएंगे, प्लस उसके साथ साथ हम अपनी सारी लाइबिलिटीज बताएंगे कि भैया मैं ठीक है, मेरी 1.5 लाख रुपए इनकम है, लेकिन ये इतनी सारी लाइबिलिटी भी मेरे ऊपर है। अब इसमें ऐसे नहीं करना कि दूध के खर्चे लिख दिए, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जो मोटा मोटा है, रेंट है, लोन है, कोई डिपेंडेंट है और उसके मेडिकल खर्चे है, बस इन 4 चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद आपको इसी पैराग्राफ में आगे लिखना है कि दूसरी ओर प्रार्थनी स्वयं एक पढ़ी लिखी आधुनिक महिला है। फिर उसकी क्वालिफिकेशन खोलनी है, जो जो उसने कर रखा है, जो जो आपको पता है। उसके बाद अगर उसकी नौकरी का प्रूफ है तो वो सब आपको लगाना है। अब यहाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आती है। हमने उनसे नौकरी के बारे में पूछा तो बोले नौकरी का मेरे को अभी तो नहीं पता, लेकिन वो पहले नौकरी करती थी। आपको पता है कि हमें उसकी इनकम साबित करनी जरूरी है, केवल तभी मेंटेनेंस रुक सकता है। तो हमारा फोकस उस पर था। तो हमने पूछा कुछ तो होगा, कुछ है आपके पास। बोले हाँ सर, मेरे पास आईटीआर है, लेकिन वो आईटीआर ऐसे में दाखिल नहीं कर सकता क्योंकि बात की आईटीआर है। अब कोर्ट बोलेगी तुम्हारे पास कहाँ से आई। चलो ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन उस आईटीआर से आपको ये तो पता चल ही रहा है कि अगर वो आज के समय आईटीआर भर रही है। अब हमने उनसे पूछा आईटीआर कितने की भर रही है, वो बोलते हैं 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 1.5 लाख रुपए महीने से भी ऊपर उस लड़की की इनकम है अकॉर्डिंग टू आईटीआर। बाकी सब अलग होगा। तो मैंने कहा आपने तो कुछ करना ही नहीं है, आप तो पूरी पिटीशन छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ।
आप तो ये जो ITR है इसको कोर्ट के सामने ले आओ, उसकी इनकम 1.5 लाख शो होगी, आपकी इनकम के बराबर दिखेगी, मेंटेनेंस बंधेगा नहीं, खेल खत्म। यानी इतनी सरदर्दी जो हम कर रहे थे पिछले 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये वो तमाम सब जीरो हो गया ये सुनते ही कि उनके पास ITR है और लड़की की ITR 20 लाख रुपए की है। अब बात आई सर इसको प्रेजेंट कैसे करें, फिर अगर हम इसी पे बात करें तो हमने कहा देखो वैसे तो जब तक वो आपके साथ रही है तब तक की ITR तो आप वैसे भी दे सकते हो, क्योंकि आप कह सकते हो कि घर पे रखी थी मैं ले आया, वो भूल गई थी। लेकिन अगर उसके बाद की ITR है, मतलब सेपरेशन के बाद की ITR है, तो उसके लिए आप IT डिपार्टमेंट में एक RTI फाइल कर सकते हो। ये RTI ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है तो किसी से बनवा लो, उसमें जो फीस लगती है पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जाती है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाती है, वो फीस आपको लगानी होगी, 10 रुपये की फीस होती है, वो लगा दिया, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा। अब दोस्तों जनरली IT डिपार्टमेंट से जो आपको जवाब आता है वो ये होता है कि ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप हमारे इस बात से संतुष्ट नहीं है तो नीचे एक एड्रेस दिया रहता है कि इस एड्रेस पर आप फर्स्ट अपील कर लो। तो आपको फर्स्ट अपील करनी है और वहाँ पे बताना है कि हम पति पत्नी हैं, हमारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट अपील में क्या होता है, वो लोग आपको ITR की कॉपी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये बता देते हैं कि कौन से असेसमेंट ईयर में उसने कितने रुपए की ITR भरी है, यानी फिगर आपके पास आ जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती है थ्रू RTI, तो वो एक सर्टिफाइड कॉपी होती है। तो उसको एज इट इज आप कोर्ट में फाइल कर दो कि इसकी पिछले 3 साल की ITR ये रही साहब, इसके हिसाब से इसकी 1.5 लाख रुपए इनकम बनती है। अब कुछ नहीं आर्ग्यू करना आपको, अब इंटरव्यू में सिर्फ इतना बोलना है मेरी इनकम इतनी है, मेरे पे ये डिपेंडेंट है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लड़की की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और लड़की की इनकम का प्रूफ ITR हमने 3 साल के सबमिट किए हैं, उसके आधार पर इतना ये कमाती है और जो बाकी ऊपर का है वो अलग है जो ITR में से शो नहीं किया होगा, यानी उस हिसाब से इसकी इनकम मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, लड़की का मेंटेनेंस खारिज हो जाएगा। इस मामले में भी जो मैंने आपको उदाहरण दिया और आपका ऐसा मामला है तब भी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस बात पे इस पैराग्राफ पे फोकस ना करके पूरी पिटीशन पे फोकस कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई नहीं पढ़ने वाला मेंटेनेंस पिटीशन में ये सब चीज़ें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी पे टाइम नहीं है, चाचा ताऊ फूफा ये करा वो करा, ये मीटिंग करी, वहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, वो इसके घर आया मैं उसके घर गया, फिर मेरे चाचा जी आए फिर मेरी चाची जी आए, यही सब होता है जनरल स्टोरी लाइन में। और ये सब आप कोर्ट के सामने रखते हो, कोर्ट ने मोटा मोटा क्या देखना है, ये सब देखना है और ये देखना है कि कितने तारीख को घर छोड़ के गई थी, और बस जजमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब आपने इस चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि मेंटेनेंस का केस है, समरी ट्रायल है, इसमें कोर्ट बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। तो बस इतना आपने निकाल लिया, आपका पर्पज फुलफिल है, चाहे वो 125 CRPC का केस हो, चाहे वो DV का केस हो, चाहे वो 24 HMA का केस हो, मतलब वो किसी भी केस में अगर आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, पूरी पिटीशन को डिनाई करके लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो जहां वो आपकी इनकम के बारे में बोल रही है और अपनी इनकम के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, उसी पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लोर करो। आप अगर हमारे रिप्लाई देखेंगे तो हम लोग जो रिप्लाई बनाते हैं उसमें वो पैराग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, कई बार 1-1 पेज की भी हो जाती है, लेकिन उसके अतिरिक्त कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बहुत छोटे छोटे में जवाब दिया होता है। तो ये आपको फोकस करना है इंटरिम एप्लीकेशन का रिप्लाई देते हुए भी और मेन एप्लीकेशन का रिप्लाई देते हुए भी। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ मामलों में कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके एक्सप्लेनेशन देने जरूरी भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। तो जो मैंने बताया ये जनरल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामले होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं और जिनमें उन चीज़ों को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक मामला था, उस मामले के अंदर जो बच्चा था उसका DNA हुआ था जन्म के बाद और ये पता चला था कि वो बच्चा का जो पिता है वो है ही नहीं पति, कोई और पिता है उसका। अब इस मामले में इसकी एक्सप्लेनेशन डालनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं, है ना। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एडल्ट्री इतने बड़े लेवल की होती है कि आपके पास सब कुछ होता है, तो उसमें वहाँ पे उस पैराग्राफ को एक बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पे डिटेल देनी जरूरी होती है, अदरवाइज बहुत शॉर्ट में ही आपको मेंटेनेंस का रिप्लाई देना होता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।